हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लक्ष्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के जाने माने महान कवि एवं लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी की यह पुरस्कार कहानी का सारांश है। यह बात उस समय की है कि जब हमारे देश में राजतंत्र था। देश का मालिक राजा होता था तथा प्रजा उस राजा का अधीन होकर जो भी काम करना होता है वो सब काम किया करते थे। पुरस्कार कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा व्यक्तिगत प्रेम के द्वंद्व को बड़े ही बेहतर तरीके से दर्शाए हैं। पुरस्कार कहानी में नायक के रूप में अरुण है तथा नायिका के रूप में मधुलिका है और दोनों ही बड़े ही बेहतर तरीके से अपने अपने भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। आइए हम चलते हैं पुरस्कार कहानी की तरफ। कौशल नरेश आज पूरी तरह से तैयार हैं। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि कौशल देश में एक परंपरा, सदियों से परंपरा चली आ रही थी कि वहाँ के कौशल नरेश एक दिन के लिए किसान बनते थे और इंद्रदेव की पूजा करते थे। उसमें किसी न किसी प्रजा की एक दिन वह भूमि अधिग्रहित की जाती थी और उस पर राजा के द्वारा खेती की जाती थी। आज मधुलिका की खेत को अधिग्रहित किया गया है और महाराज हाथी घोड़े के साथ पूरी प्रजा साथ में आ रही है। महाराज हाथी पर सवार है और मधुलिका के खेत की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, नगाड़ा बजती है, हाथी घोड़े सब सारी तरफ प्रजा खड़ी होती है और वहां पर दूसरे देश के भी राजा महाराज उस दृश्य को देखने के लिए आया करते थे, जिसमें मगध देश के राजकुमार अरुण भी आया है उस कार्यक्रम को देखने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत होती है, राजा हल पकड़ते हैं और धीरे धीरे हल आगे बढ़ता है और पीछे पीछे मधुलिका, चूंकि मधुलिका एक युवा लड़की होती है, उसके घुंघराले बाल चारों तरफ फहरा रहा है और सबकी निगाहें राजा के हल और उस मधुलिका के पट्टिका है। कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है लेकिन मगध देश का जो राजकुमार है वह मधुलिका के सौंदर्य को, माधुरता को, उसके घुंघराले बालों को देख रहा है और सोच रहा है कि कितना सुंदर है ये लड़की। धीरे धीरे कार्यक्रम खत्म होता है और महाराज प्रथा के अनुसार मधुलिका के लिए अपने मंत्री से
उस खेत के एवज में जो राशि दी जाती है वह राशि का आदेश देते हैं। मंत्री लेकर आते हैं और उस थाल को, सोने के मुद्रा से भरी वो थाल है, राजा मधुलिका को देते हैं। मधुलिका ने उसे थाल को अपने सर से लगाती है और उसके बाद से उसको उस धरती पर बिखेर देती है। महाराज इस पर नाराज होते हैं, लेकिन मंत्री बताते हैं कि महाराज, बनारस की लड़ाई में बीर सिंह मित्रा की यह अकेली कन्या है जिसकी खेत पर आज आपने हल चलाए। मंत्री बोले कि लड़की, यह तुम्हारे खेत के 4 गुने मूल्य दिया जा रहा है और आपने इसको धरती पर फेंक दी। मधुलिका विनम्र स्वभाव के साथ बोली, महाराज, यह मेरी विरासत है और यह मेरी विरासत में हमारे पूर्वजों के द्वारा ये पूर्वजों की जमीन है, इसका मैं कभी मूल्य नहीं ले सकती हूँ। आपने हमें मूल्य दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से वह कार्यक्रम खत्म होता है और मधुलिका उसी अपने खेत के पास एक बरगद के वृक्ष के नीचे चली जाती है और वहीं अपना रहना शुरू करती है। वहीं पर रहती है। उधर राजकुमार जाता है अपने मगध राज्य में, सोया है, लेकिन मधुलिका का वह दृश्य उस भूल नहीं पाता है जहां पर राजा के पीछे पीछे हाथ में अनाज लिए हुए खेत में बीज डाल रही है, बाल फहर रहा है। उसकी सुंदर चेहरा को भूल नहीं पा रहा है। रात का समय है, देखता है कि चारों तरफ सुरक्षाकर्मी सोए हैं। धीरे से निकलता है और सीधे वो कौशल में प्रवेश करता है। उस बरगद के नीचे मधुलिका सोई है और वह पूरा दृश्य उस याद कर रही है कि आज क्या क्या हुआ। तभी आवाज आती है, कोई है? मधुलिका देखती है, पूछती है कि क्या बात है। फिर अरुण जाकर बैठ जाता है और बताता है कि मधुलिका, आपका खेत महाराज कौशल नरेश ने ले लिए हैं और मैं उस खेत को मैं दिलवा दूंगा। आप जिस समय महाराज के कार्यक्रम में आप शामिल हुई थी, वो दिन से मैंने आपको देखा और तब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए। मैं अपने प्रेम प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर बोली मधुलिका, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह कौशल देश का ये परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को मैं कभी नहीं तोड़ सकती हूँ। कृपया आप लौट जाइए। इस प्रकार से निराशा के साथ अरुण वापिस चला जाता है। धीरे धीरे समय, सप्ताह, महीना, साल निकलता है। कुछ साल के बाद एक रात की समय है।
चारों तरफ बादल छाए हैं, बारिश हो रही है, कड़कड़ाहट की आवाजें आ रही है। अंदर मधुलिका का जो बरगद के नीचे जो छोटा सा जो झोपड़ी बनाई है, उसमें पानी भी टपक रहा है। आधी रात का समय है, बैठी है और वो सोच रही है कि एक दिन अरुण नाम का राजकुमार जो आया था, वह बहुत सुंदर था और वह तो हमारे पास प्रस्ताव भी लेकर आया था, लेकिन हमने उसका सम्मान नहीं किए। कम से कम उसका सम्मान तो करना चाहिए। बस यही सब बातें उसके मन में चल ही रहा था कि रात में द्वार पर आवाज आती है, कृपया दरवाजा खोलिए। फिर वह सहसा सहम जाती है और धीरे से अपनी दरवाजा को खोलती है। देखती है कि यह तो वही राजकुमार अरुण है। कहती है कि इस रात में आप हमारे द्वार। अरुण बोलता है कि यह क्या तुम्हारा हाल हो गया। मधुलिका कहती है कि आप इस समय ऐसे वेशभूषा में। अरुण बोला कि मैं मगध देश के निर्वासित हूँ और यहाँ पर कौशलपुर में हम अपना जीविका यापन करने के लिए आया हूँ, काम तलाश रहा हूँ। बैठते हैं, मधुलिका अंदर बुलाती है, बैठते हैं। दोनों अपने आपस में अपने अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से अरुण बोलता है कि देखो मधुलिका, अगर तुम चाहोगी तो कल से तुम यहाँ के रानी बनोगी, कौशल की रानी बनोगी, हम राजा बन जाएंगे। क्योंकि राजा आज भी आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं और आप उनसे जो भी चाहोगी मांगना वो आपको दे सकते हैं। मधुलिका, चूंकि मधुलिका को भी कहीं न कहीं राजकुमार अरुण से प्यार हो गया था और राजकुमार को भी मधुलिका से प्रेम था। इस प्रस्ताव को वह ठुकरा न सकी और बोली इसमें मुझे करना क्या है। तो वह बोले देखो मधुलिका, जाओ और राजा से आज यहाँ जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ की जमीन मांग लो और यहाँ पर बोल दो कि यहाँ पर हमारे रहने के लिए उचित व्यवस्था किया जाए और यहाँ पर हम लोग मिलकर रहेंगे और यहाँ से फिर हम आगे के कार्यक्रम बताएंगे। इस प्रकार से रात के टाइम है, मधुलिका धीरे धीरे राजा के दरबार में पहुंचती है और राजा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। राजा उठते हैं और पूछते हैं क्या बात है मधुलिका। मधुलिका बोलती है कि महाराज, मेरे खेत का आज 3 साल हो गया। तो फिर महाराज बोलते हैं क्या आज आप उसका मूल्य लेने के लिए आई हो। वह बोली नहीं महाराज, मुझे अपने खेत का मूल्य नहीं चाहिए। मुझे वह जो दक्षिणी छोर पर जो नाले के पास जमीन है उसको आप हमें दे दीजिए। वो बोले कि वह ऊबड़ खाबड़ जमीन है और उस जमीन को लेकर क्या करोगी। वैसे वह हमारे राज्य के लिए सैनिक रूप से वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर मधुलिका बोलती है महाराज, क्या मैं वापिस चली जाऊं। बोलते हैं राजा नहीं, आप बेर सिंह मित्रा की लड़की हो तो आप वापिस नहीं जा सकती हो। ठीक है जाओ, हम बंदोबस्त कराते हैं। इस प्रकार से मधुलिका वापिस चली जाती है और वहां पर राजा के आदेशानुसार खूब शानदार रहने के लिए जगह बनाया जाता है। पूरे जगह को
बेहतर तरीके से सजाया जाता है। और वहां पर अब राजकुमार अरुण और मधुलिका अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। एक रात की बात है, अरुण मधुलिका से बोलता है कि मधुलिका, आज की रात की तीसरी पहर कौशल पर हम आक्रमण करेंगे और आप इस झोपड़ी से उठकर आप कल रानी बनोगी और मैं कौशल नरेश बनूंगा। इस प्रकार से आपस में बातचीत करके और राजकुमार सोने चला जाता है और मधुलिका उठती है और बाहर जाती है, आती है और अब उसके मन में एक बेचैनी छा जाती है कि कल कौशल मगध का गुलाम हो जाएगा, जबकि मगध तो कौशल का दुश्मन है। ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जब यह जगह दे रहे थे तो वह वीर सिंह मित्रा की पुत्री है, यह कहकर संबोधन किए थे। और मेरे पिता एक वीर थे और आज उसका मान सम्मान चला जाएगा और आज ये कौशल देश हमारे इस एक गलत निर्णय से चला जाएगा, फिर हमारे रहने से क्या फायदा। नहीं, हम राष्ट्र के प्रति ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। धीरे धीरे वह राज दरबार की तरफ बढ़ रही है। कुछ दूर पर जाती है, वह खड़ी हो जाती है क्योंकि कुछ सैनिक आ रहे हैं। वह सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से यह खड़ी है। सैनिक आते हैं, पूछते हैं कि इस रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह बताती है कि आज रात में कुछ समय के बाद से कौशल पर दक्षिणी छोर से आक्रमण होने वाला है, कृपया आप सब इस कौशल देश को बचा लीजिए। कहते हैं क्या बोलती हो? तो हाँ, हम सही बोलते हैं। इस प्रकार से मंत्री ने 80 घोड़सवारों को दक्षिणी नाले की तरफ भेजते हैं और 20 घोड़सवारों के साथ वह चले जाते हैं दरबार में। राजा के पास रात में जाते हैं और मधुलिका को लेकर साथ में जाते हैं और कहते हैं, महाराज मुझे माफ करे, इस मधुलिका के चलते आज हम यहाँ आए हैं। राजा ने मधुलिका से पूछते हैं कि मधुलिका, क्या जो जगह दिया गया वहां पर अभी आपके लिए रहने के लिए उचित बंदोबस्त नहीं की गई? मधुलिका ने कही, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? मंत्री बताते हैं कि महाराज, मधुलिका बता रही है कि आज रात में दक्षिणी छोर से आज आक्रमण होगा और इस प्रकार से यह बचाने के लिए सूचना दी है। इस प्रकार से राजा ने आज्ञा देते हैं, ठीक है। वो पूछते हैं कि क्या मधुलिका ये बात सत्य है? मधुलिका कहती है, जी महाराज। इस प्रकार से महाराज आदेश देते हैं कि ठीक है, जाओ। और जाते हैं, वहां पर सैनिक जाते हैं और जाकर अरुण को बंदी बनाते हैं और बंदी बनाकर लाते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। पूरी प्रजा प्रस्तुत होते हैं और राजा ने मधुलिका से कहते हैं, मधुलिका आज आपने कमाल की काम कर दी, आज फिर आपने एक पुरस्कार के लिए काम की। हम आपको अपनी सारी जमीन दे देते हैं और बोलो कि आपको क्या चाहिए। बोलती है मधुलिका, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आज आपने पुरस्कार के योग्य काम किए हैं। आज अपने राष्ट्र को आपने बचा लिए हैं, आज अपने राष्ट्र के सम्मान को बचाए हैं, तो आपको कोई न कोई पुरस्कार
मांगना पड़ेगा। क्योंकि पूरी प्रजा और राजा का हुक्म होता है कि अरुण ने कौशल के प्रति गलत काम किया है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाए। और पूरी प्रजा इस पर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि अरुण को फांसी दी जाए। यह बात मधुलिका सुनती है तो वह पुरस्कार लेने से मना कर देती है कि मुझे महाराज कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। इस पर अरुण हंसता है और मधुलिका बोलती है कि महाराज अगर हमें पुरस्कार देनी ही है तो हमें भी मृत्यु दंड दिया जाए। और जाकर मधुलिका अरुण के पास खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से पुरस्कार कहानी की यहाँ समापन होती है और मधुलिका एक तरफ अपने व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्र के प्रेम के लिए समर्पित कर देती है, त्याग कर देती है और अपनी मान, मर्यादा, सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को सदैव अपने दिलों में जो सजोई है उसका वह कहीं न कहीं सम्मान की और राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों को बेहतर तरीके से इस कहानी में निभाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कहानी को पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। आप सभी को इस कहानी को आप सुने, समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।